जरा सोचिए, दिन का समय हो, रोशनी हो और अचानक आसमान में अंधेरा छा जाए, तापमान एकदम से गिर जाए और कुछ देर के लिए तारे दिखने लगे। ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, ये हकीकत है सूर्य ग्रहण का वो कमाल का नज़ारा। आज हम इसी आसमानी घटना के रहस्यों को और इसके पीछे की साइंस को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक सोर्स है, सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना और रहस्य, जिससे कुछ दिलचस्प बातें पता चली हैं। तो आज इसी पर बात करेंगे। हमारा इरादा है कि इस बातचीत से हम सब समझें कि आखिर ये सूर्य ग्रहण है क्या चीज़, क्यों होता है, कैसे होता है और हाँ, कितने तरह का होता है, और आखिर ये हमारे लिए मतलब साइंस के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। तो चलिए इस आसमानी पहेली की गहराइयों में उतरते हैं। जरूर। देखिए, सबसे आसान भाषा में अगर समझें तो सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा, जो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, वो घूमते घूमते ठीक सूरज और पृथ्वी के बीच आ जाता है। अच्छा, ठीक बीच में? हाँ, बिल्कुल। और जब वो बीच में आता है तो वो सूरज से आने वाली रोशनी को रोक देता है, मतलब पृथ्वी तक पहुंचने नहीं देता। अब वो पूरी तरह रोके या थोड़े हिस्से को, उस पर निर्भर करता है कि ग्रहण कैसा दिखेगा। और हाँ, ये हमेशा अमावस्या मतलब न्यू मून के दिन ही होता है। हमेशा अमावस्या को? लेकिन फिर हर अमावस्या को क्यों नहीं होता ग्रहण? ये सवाल तो आता है मन में। बिल्कुल सही सवाल है। देखिए, हर अमावस्या को इसलिए नहीं होता क्योंकि चंद्रमा का जो ऑर्बिटल प्लेन है, मतलब जिस रास्ते पे वो पृथ्वी का चक्कर काटता है, वो पृथ्वी के सूरज के चारों ओर घूमने वाले प्लेन से थोड़ा झुका हुआ है, करीब 5 डिग्री। ओह, 5 डिग्री का झुका हुआ है। हाँ, तो इस वजह से ज्यादातर अमावस्या पर चांद या तो पृथ्वी की सीध से थोड़ा ऊपर होता है या थोड़ा नीचे। अच्छा। ग्रहण तभी हो पाता है जब ये तीनों, सूरज, चांद और पृथ्वी, न सिर्फ एक लाइन में हो बल्कि उस खास जगह पर हो जहां चांद और पृथ्वी के ऑर्बिटल प्लेन एक दूसरे को काटते हैं। उन्हें नोड्स कहते हैं। नोड्स? अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ एक लाइन में आना काफी नहीं है, वो एक खास 3D अलाइनमेंट है, वो भी सही जगह पर। ये तो सुनने में ही बड़ा किस्मत का खेल लगता है। और मैंने सुना है कि सारे ग्रहण एक जैसे नहीं दिखते, इनके टाइप्स होते हैं अलग अलग। हाँ, बिल्कुल। ये इस पर डिपेंड करता है कि चांद सूरज को कितना कवर कर रहा है और आप पृथ्वी पर कहाँ से देख रहे हैं। मोटे तौर पर 4 तरह के सूर्य ग्रहण होते हैं। सबसे ज्यादा जिसकी बात होती है वो है टोटल सोलर इक्लिप्स, मतलब पूर्ण सूर्य ग्रहण। इसमें ऐसा क्या खास होता है? हाँ, पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब चांद सूरज को पूरा, मतलब 100% कवर कर लेता है, लेकिन इसका अनुभव हर जगह से नहीं होता। अच्छा। हाँ, ये सिर्फ एक बहुत पतली सी पट्टी होती है पृथ्वी पर, एक रास्ता जैसा। उसे पाथ ऑफ टोटलिटी या पूर्णता का पथ कहते हैं। सिर्फ वहीं से ये पूरा ढका हुआ दिखता है। और उस रास्ते पर क्या होता है? जो लोग उस रास्ते पर होते हैं उन्हें कुछ मिनटों के लिए दिन में रात जैसा लगता है। अंधेरा हो जाता है, तापमान गिर जाता है, कभी कभी तो वीनस प्लैनेट या चमकदार तारे भी दिख जाते हैं। दिन में तारे? कमाल है। हाँ, और सबसे शानदार चीज होती है सूरज का कोरोना दिखना, मतलब सूरज का बाहरी वायुमंडल। ओह हाँ, कोरोना, वो तो नॉर्मली नहीं दिखता ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सूरज की अपनी चमक में छिपा रहता है, लेकिन पूर्ण ग्रहण के दौरान जब सूरज पूरा ढक जाता है तब वो सफेद रेशमी रोशनी जैसा बहुत रहस्यमयी सा दिखता है। दिन में तारे और वो छुपा हुआ कोरोना देखना, ये तो वाकई सुनने में ही अविश्वसनीय है। अच्छा, इसके अलावा और कौन से प्रकार हैं? दूसरा है पार्शियल सोलर इक्लिप्स, यानी आंशिक सूर्य ग्रहण। इसमें चांद सूरज के सिर्फ एक हिस्से को ही ढकता है, जैसे किसी ने सूरज को थोड़ा सा काट लिया हो। जैसे कोई बाइट ले ली हो। हाँ, कुछ वैसा ही। ये टोटल इक्लिप्स के रास्ते के बाहर काफी बड़े एरिया में दिखता है, और जहां टोटल इक्लिप्स होता है वहां भी टोटल होने से पहले और बाद में पार्शियल फेज होता ही है। ठीक है, मतलब जो लोग उस पतली पट्टी से दूर हैं उन्हें अक्सर पार्शियली दिखता है। और एक नाम और सुना है, एन्युलर सोलर इक्लिप्स, वलय आकार। इसे आग की अंगूठी, रिंग ऑफ फायर क्यों कहते हैं? हाँ, रिंग ऑफ फायर, ये नाम इसके दिखने के तरीके से ही पड़ा है। एन्युलर या वलयाकार ग्रहण तब होता है जब चांद सूरज और पृथ्वी के बीच तो आता है, लेकिन वो अपनी ऑर्बिट में पृथ्वी से थोड़ा ज्यादा दूर होता है। उस पॉइंट को एपोजी कहते हैं। अच्छा, दूर होने की वजह से? हाँ, दूर होने की वजह से आसमान में चांद का साइज थोड़ा छोटा दिखता है, इतना छोटा कि वो सूरज के पूरी डिस्क को कवर नहीं कर पाता। तो फिर क्या दिखता है? नतीजा ये होता है कि चांद के चारों तरफ सूरज का बाहरी किनारा एक चमकदार अंगूठी की तरह नजर आता है, इसीलिए रिंग ऑफ फायर।
समझ गया। चांद बीच में और चारों तरफ सूरज की रिंग। दिलचस्प। और चौथा टाइप? चौथा टाइप है हाइब्रिड सोलर एक्लिप्स, यानी संकर सूर्य ग्रहण। ये काफी रेयर होता है। हाइब्रिड मतलब मिला जुला? हाँ, मिला जुला। इसकी खासियत ये है कि पृथ्वी की गोलाई के कारण ये अपना रूप बदलता है। मतलब ग्रहण पथ के कुछ हिस्सों से देखने पर ये टोटल दिखेगा और दूसरे हिस्सों से एन्युलर। अरे, एक ही ग्रहण कहीं से टोटल, कहीं से एन्युलर? हाँ, ऐसा हो सकता है कि शुरू में एन्युलर हो, बीच रास्ते में टोटल हो जाए और फिर खत्म होते होते वापस एन्युलर, या इसका उल्टा भी। ये बहुत खास कंडीशंस में ही होता है। ये तो वाकई बड़ा अजीब है, बदलता हुआ ग्रहण। अच्छा, अगर दुनिया भर में देखें तो ये ग्रहण होते कितनी बार है? क्या ये सच में इतने रेयर हैं? देखिए, अगर हम सारे टाइप्स को मिला दें, टोटल, पार्शियल, एन्युलर, हाइब्रिड, तो एक साल में दुनिया में कहीं ना कहीं 2 से 5 सोलर इक्लिप्स तक हो सकते हैं। 2 से 5 एक साल में? हाँ, तो इस हिसाब से देखें तो ग्रहण होना कोई बहुत ज्यादा रेयर बात नहीं है। फिर ऐसा क्यों लगता है कि टोटल सोलर इक्लिप्स देखना मतलब जिंदगी में एक बार मिलने वाला मौका है? ऐसा क्यों कहते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जब हम कहते हैं कि टोटल सोलर इक्लिप्स औसतन हर 18 महीने में एक बार होता है, तो वो पूरी पृथ्वी के लिए होता है, मतलब दुनिया में कहीं ना कहीं। अच्छा, ग्लोबली? हाँ, ग्लोबली। लेकिन किसी एक खास जगह पर, मान लीजिए दिल्ली में या मुंबई में, टोटल सोलर इक्लिप्स का दिखना बहुत बहुत रेयर है। औसतन किसी एक फिक्स्ड लोकेशन पर टोटल सोलर इक्लिप्स दोबारा दिखने में करीब 375 साल लग जाते हैं। 375 साल? बाप रे, इतना लंबा गैप क्यों? इसकी वजह है चांद की सबसे गहरी छाया, जिसे अम्ब्रा कहते हैं। टोटल इक्लिप्स सिर्फ तभी दिखता है जब आप इस अम्ब्रा के अंदर हो। अच्छा, अम्ब्रा यानी वो गहरी छाया। हाँ, वही। लेकिन पृथ्वी की सतह पर यह अम्ब्रा की छाया बहुत छोटी होती है। आमतौर पर इसका डायमीटर सिर्फ 100 से 270 किलोमीटर के बीच होता है, बस। इतनी बड़ी पृथ्वी पर इतनी छोटी सी छाया। हाँ, अब सोचिए, पृथ्वी इतनी बड़ी है और ये छाया एक पतली सी लाइन या पट्टी की तरह ही उस पर से गुजरती है, तो जाहिर है सिर्फ उस पतली पट्टी में रहने वाले लोग ही टोटल एक्लिप्स देख पाते हैं। बाकी बहुत बड़े एरिया में या तो पार्शियल दिखता है या कुछ भी नहीं। इसीलिए किसी एक शहर के लिए ये इतना रेयर हो जाता है। समझ गया। मतलब पूरी पृथ्वी पर तो होते रहते हैं, पर हमारे मोहल्ले में दिखना बहुत मुश्किल है। अच्छा, अगर किसी को ये नज़ारा देखने का मौका मिले तो होता क्या है उस वक्त? क्या कुछ खास चीजें दिखती हैं? हाँ, बिल्कुल। ग्रहण के दौरान, खासकर टोटल या एनुलर में, कुछ बहुत ही कमाल की और नाटकीय चीजें होती हैं। जैसे जैसे चांद सूरज को ढकना शुरू करता है, रोशनी धीरे धीरे कम होती है, अजीब सी लगने लगती है। और फिर वो खास पल आते हैं। मैंने कुछ नाम पढ़े थे, जैसे बेलीज बीड्स। ये क्या है? बिल्कुल सही, बेलीज बीड्स। जैसे ही चांद सूरज को लगभग पूरा ढकने वाला होता है, मतलब टोटैलिटी से ठीक पहले, या जैसे ही उसे छोड़ना शुरू करता है, टोटैलिटी के ठीक बाद, तो क्या होता है कि सूरज की रोशनी चांद के किनारों पर जो घाटियां और पहाड़ हैं, उनके बीच से छन कर आती है। अच्छा, चांद की सतह एकदम स्मूथ नहीं है इसलिए? एग्जैक्टली। तो उस ऊबड़ खाबड़ किनारे की वजह से रोशनी एक साथ बंद या चालू नहीं होती, बल्कि कुछ चमकदार डॉट्स की एक लाइन सी दिखती है, जैसे मोतियों की माला हो। इन्हीं को बेलीज बीड्स कहते हैं। ये कुछ सेकंड के लिए ही होता है। वाह! और एक डायमंड रिंग इफेक्ट भी होता है? हाँ, वो बेलीज बीड्स के तुरंत पहले या बाद में होता है, जब सिर्फ एक आखिरी बीट या रोशनी का बिंदु बचा रहता है और साथ में हल्का सा कोरोना भी दिखने लगता है, तो वो नज़ारा आसमान में चमकती हुई हीरे की अंगूठी जैसा लगता है। वो भी बस कुछ सेकंड का खेल है, लेकिन दिमाग में छप जाता है। मोतियों की लड़ियां और हीरे की अंगूठी आसमान में, प्रकृति भी क्या कमाल दिखाती है। लेकिन क्या ये सब सिर्फ देखने में ही सुंदर है, या इनका कोई गहरा साइंटिफिक मतलब भी है? आपने आइंस्टीन वाली बात कही थी। हाँ, बिल्कुल। इसका वैज्ञानिक महत्व बहुत ज्यादा है। सबसे पहले तो कोरोना का अध्ययन। जैसा हमने कहा, कोरोना सूरज का बाहरी वायुमंडल है और वो बहुत गर्म है, लाखों डिग्री। लाखों डिग्री? हाँ, पूर्ण ग्रहण के वो जो कुछ मिनट होते हैं, सिर्फ वही टाइम होता है जब हम धरती से उसे सीधे डिटेल में देख सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं।
इससे साइंटिस्ट को सूरज कैसे काम करता है, उसमें होने वाले सोलर फ्लेयर्स, सौर तूफान, प्रोमिनेंसेस और कोरोनल मास इजेक्शन CMEs, मतलब सूरज से निकलने वाले बड़े प्लाज्मा के बादल, इन सबको समझने में मदद मिलती है। ये CMEs हमारी सैटेलाइट्स और पावर ग्रिड्स के लिए खतरनाक हो सकते हैं। अच्छा, तो ये हमारे लिए प्रैक्टिकली भी जरूरी है समझना। बिल्कुल। और हाँ, आइंस्टीन वाली बात, वो तो साइंस की हिस्ट्री का एक लैंडमार्क मोमेंट था 1919 में। 1919 का इक्लिप्स? हाँ, उस वक्त सर आर्थर एडिंगटन और उनकी टीम ने एल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को टेस्ट किया। आइंस्टाइन ने कहा था कि ग्रेविटी स्पेस टाइम को मोड़ देती है। इसका मतलब सूरज जैसी भारी चीज के पास से गुजरने वाली लाइट को भी मुड़ जाना चाहिए। लाइट का मुड़ना ग्रेविटी से? हाँ, तो एक्लिप्स के दौरान जब सूरज की डिस्क ढकी हुई थी, उन्होंने सूरज के ठीक बगल में दिखने वाले तारों की पोजीशन बहुत ध्यान से नापी और उन्होंने पाया कि तारे अपनी असली जगह से थोड़े हटे हुए दिख रहे थे। उनका प्रकाश सूरज की ग्रेविटी से मुड़ गया था और उतना ही मुड़ा था जितनी आइंस्टाइन ने कैलकुलेशन की थी। कमाल है, मतलब इक्लिप्स ने आइंस्टाइन को सही साबित कर दिया। हाँ, रातों रात आइंस्टाइन दुनिया भर में हीरो बन गए और हमें यूनिवर्स को देखने का एक नया नजरिया मिला। ये तो वाकई ऐतिहासिक था। एक आसमानी घटना ने यूनिवर्स के फंडामेंटल रूल्स को समझने में मदद की। इसके अलावा और क्या साइंटिफिक यूज हैं? इसकी स्टडी इक्लिप्स के दौरान अच्छे से हो पाती है। इक्लिप्स के दौरान पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में भी अचानक बदलाव आते हैं। टेम्परेचर, हवा, आयोनोस्फीयर में इनकी स्टडी भी की जाती है। और एक दिलचस्प बात, ये हमें एक्सोप्लैनेट खोजने के तरीकों को बेहतर बनाने में भी मदद करता है। एक्सोप्लैनेट? दूसरे तारों के ग्रह, वो कैसे? हाँ, जब कोई एक्सोप्लैनेट अपने तारे के सामने से गुजरता है तो तारे की रोशनी थोड़ी कम हो जाती है। ये भी तो एक तरह का ग्रहण ही है ना? तो सोलर एक्लिप्स एक मॉडल की तरह काम करता है उसे समझने के लिए। वाह, मतलब विज्ञान के कितने सारे पहलू जुड़े हैं इससे। लेकिन जब लोगों को ये सब साइंस नहीं पता थी पुराने जमाने में, तब वो इसे कैसे देखते थे? इसका कोई कल्चरल या हिस्टोरिकल एंगल भी है? अरे बिल्कुल, बहुत गहरा एंगल है। प्राचीन काल में जब एस्ट्रोनॉमी इतनी एडवांस नहीं थी तो सूर्य ग्रहण को अक्सर डर या हैरत से देखा जाता था। ज्यादातर सभ्यताएं इसे एक अशुभ संकेत मानती थीं। अशुभ? जैसे कोई बुरी घटना होने वाली है? हाँ, या देवताओं का गुस्सा, ऐसा कुछ। भारत में क्या मान्यताएं रही हैं इसको लेकर? मैंने राहु केतु के बारे में सुना है। हाँ, भारत में हिंदू माइथोलॉजी में से राहु और केतु से जोड़ा जाता है। कहानी है समुद्र मंथन की। जब मोहिनी रूपी विष्णु देवताओं को अमृत पिला रहे थे तो राहु नाम के असुर ने चुपके से अमृत पी लिया। अच्छा। पर सूर्यदेव और चंद्रदेव ने उसे देख लिया और विष्णु को बता दिया। विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया, लेकिन अमृत पीने की वजह से सिर यानी राहु और धड़ यानी केतु अमर हो गए। तो माना जाता है कि उसी दुश्मनी के कारण राहु और केतु बदला लेने के लिए समय समय पर सूरज और चांद को ग्रसते हैं, मतलब निगलने की कोशिश करते हैं, जिससे ग्रहण होता है। इसीलिए आज भी भारत में कई लोग ग्रहण के समय खास नियम मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं या बाहर नहीं निकलते। ये कहानी तो बहुत सुनी है, काफी दिलचस्प है। और दुनिया के बाकी हिस्सों में, चीन वगैरह में? चीन में ग्रहण को अक्सर सम्राट के लिए अच्छा शगुन नहीं माना जाता था। वहां का एक किस्सा मशहूर है कि लगभग 2136 ईसा पूर्व में 2 शाही खगोलविद थे, ही और हो। कहते हैं कि उन्हें मौत की सजा दे दी गई थी क्योंकि वो आने वाले सूर्य ग्रहण की भविष्यवाणी नहीं कर पाए थे। वहीं दूसरी तरफ मेसोपोटामिया में बेबीलोन के लोग काफी एडवांस थे। उन्होंने ग्रहणों का एक पैटर्न पहचान लिया था जिसे सैरोस साइकिल कहते हैं। सैरोस साइकिल? हाँ, ये करीब 18 साल और 11 दिन का एक चक्र होता है। इसका इस्तेमाल करके वो काफी हद तक ग्रहणों का अंदाजा लगा लेते थे कि कब हो सकता है। हजारों साल पहले, ये तो कमाल की बात है। और आज जब नासा सेकंड तक की सटीकता से बता देता है कि कब कहाँ कैसा ग्रहण दिखेगा, तब हमारा नजरिया कैसे बदला है? आज डर की जगह जिज्ञासा और विज्ञान ने ले ली है। अब तो सूर्य ग्रहण एक तरह का सेलिब्रेशन बन गया है। दुनिया भर से लोग, साइंटिस्ट, फोटोग्राफर, शौकिया एस्ट्रोनॉमर्स हजारों किलोमीटर ट्रैवल करके उस पतली सी पाथ ऑफ टोटलिटी तक पहुंचते हैं। हाँ, वो कुछ मिनटों का नजारा देखने के लिए। बिल्कुल, सिर्फ उन कुछ मिनटों के लिए।
यह अब एक बड़ा टूरिज्म इवेंट भी बन गया है। हाँ, लेकिन इस सारे रोमांच में एक बहुत बहुत जरूरी बात है, सेफ्टी। सूरज को सीधे देखना तो खतरनाक हो सकता है ना, इस पर जोर देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये सबसे जरूरी बात है। ग्रहण के किसी भी फेज में, सिवाय वो टोटल इक्लिप्स के कुछ पलों को छोड़कर, सूरज को सीधे नंगी आंखों से देखना बहुत ज्यादा खतरनाक है। मतलब नॉर्मल सनग्लास से भी नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। नॉर्मल सनग्लास, वेल्डिंग ग्लास, अगर सही शेड ना हो, कैमरा फिल्म, एक्सरे शीट, स्मोक्ड ग्लास, ये सब बिल्कुल सेफ नहीं है। सूरज की जो अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड किरणें होती हैं, वो बिना दर्द महसूस हुए आंखों के रेटिना को डैमेज कर सकती हैं। परमानेंट डैमेज, अंधापन भी हो सकता है। ओह, तो फिर सेफ तरीका क्या है इसे देखने का? सबसे सेफ तरीका है स्पेशली बने हुए सोलर फिल्टर वाले चश्मे यूज करना। उन्हें एक्लिप्स ग्लासेस कहते हैं, और ये जरूर चेक कर लें कि वो ISO 123122 सर्टिफाइड हों। ISO सर्टिफाइड, ठीक है। हाँ। दूसरा सेफ तरीका है पिन होल प्रोजेक्टर बनाना। बहुत आसान है। एक गत्ते में छोटा सा छेद करके उसकी मदद से सूरज की इमेज को किसी दीवार या कागज पर प्रोजेक्ट करके देखना। मतलब आप सूरज को नहीं, उसकी इमेज को देख रहे हैं। अच्छा, इनडायरेक्ट तरीका। हाँ, इनडायरेक्ट व्यूइंग। ये भी सेफ है। और वो जो टोटल इक्लिप्स के दौरान बिना चश्मे के देखने की बात होती है, वो कब और कितनी देर के लिए? हाँ, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ टोटल सोलर एक्लिप्स के लिए है, और वो भी केवल उतने समय के लिए जब सूरज 100% चांद के पीछे छिप जाता है, यानी पूर्णता या टोटैलिटी के दौरान। ये कुछ सेकंड से लेकर मैक्सिमम कुछ मिनट तक हो सकता है। जैसे ही सूरज का जरा सा भी किनारा दोबारा दिखे, जिसे डायमंड रिंग कहते हैं, फौरन सर्टिफाइड चश्मा वापस पहन लेना चाहिए। एन्युलर एक्लिप्स में जब रिंग ऑफ फायर बनती है, तब भी सीधे देखना सेफ नहीं है। समझ गया, तो सुरक्षा सबसे पहले। अच्छा, एक और चीज मन में आ रही है, जब दिन में अचानक रात जैसा हो जाता है, तो क्या इसका असर प्रकृति पर, जानवरों, पक्षियों पर, पौधों पर भी पड़ता है? हाँ, बिल्कुल पड़ता है। ये भी ग्रहण का एक बहुत इंटरेस्टिंग पहलू है। जानवर अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे? जैसे ही अंधेरा बढ़ने लगता है, दिन में चहचहाने वाले पक्षी चुप होकर अपने घोंसलों की तरफ लौटने लगते हैं, जैसे शाम हो गई हो। रात में एक्टिव होने वाले कीड़े जैसे झिंगुर आवाज करने लगते हैं। अच्छा। हाँ, गाय, भैंसें या दूसरे जानवर जो चर रहे होते हैं, वो वापस अपने बाड़े या शेद की तरफ चल देते हैं। कुछ मकड़ियों को तो अपना जाला तोड़ते हुए भी देखा गया है, जैसे वो रात के लिए तैयारी कर रही हो। अरे, और पेड़ पौधों पर? कुछ पौधों पर भी असर दिखता है। जैसे कुछ फूल होते हैं ना, जो दिन में खिलते हैं और शाम को बंद हो जाते हैं, वो टोटैलिटी के दौरान अपनी पंखुड़ियां बंद कर लेते हैं। जैसे उन्हें भी लगा कि रात हो गई। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। और हम इंसान, साइंटिस्ट और शौकीन लोग तो दुनिया भर में इनका पीछा करते हैं। उन्हें इक्लिप्स चेजर कहते हैं ना? हाँ, इक्लिप्स चेजर्स, उनके लिए तो ये एक जुनून है। वो हर टोटल इक्लिप्स के लिए दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जाते हैं। इसके अलावा बहुत सी संस्कृतियों में आज भी इसे खास आध्यात्मिक या मेडिटेशन का समय माना जाता है। ये हमें यूनिवर्स में अपनी छोटी सी जगह का एहसास कराता है। अब थोड़ा भविष्य की बात करते हैं। क्या ये जो कमाल का नजारा है, खासकर टोटल सोलर इक्लिप्स, ये हमेशा ऐसे ही दिखता रहेगा? ये बहुत ही गहरा और सोचने वाला सवाल है, और इसका जवाब है शायद नहीं। मतलब हमेशा के लिए तो नहीं। हमेशा के लिए नहीं? क्यों? बात यह है कि हमारा जो चांद है, वो बहुत धीरे धीरे पर लगातार पृथ्वी से दूर जा रहा है। दूर जा रहा है? कितनी तेजी से? रफ्तार बहुत धीमी है, करीब 3.8 सेंटीमीटर हर साल। लगभग उतनी ही तेजी से जितने हमारे नाखून बढ़ते हैं। 3.8 सेंटीमीटर एक साल में? ये तो बहुत कम है। हाँ, हमारे लिए कम है, पर लाखों करोड़ों साल में इसका असर बहुत बड़ा होगा। क्या असर पड़ेगा ग्रहण पर? कैलकुलेशंस बताती हैं कि आज से लगभग 600 मिलियन साल बाद, यानी 60 करोड़ साल बाद। 60 करोड़ साल? हाँ, तब तक चांद पृथ्वी से इतना दूर जा चुका होगा कि आसमान में उसका साइज, मतलब उसका अपैरेंट साइज, सूरज के अपैरेंट साइज से हमेशा छोटा रहेगा। हमेशा छोटा? हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि उस समय के बाद चांद कभी भी सूरज को पूरी तरह से ढक नहीं पाएगा। तो टोटल सोलर इक्लिप्स नहीं होंगे? एग्जैक्टली। पृथ्वी पर टोटल सोलर इक्लिप्स दिखना बंद हो जाएंगे। भविष्य में सिर्फ पार्शियल और एन्युलर इक्लिप्स ही हो पाएंगे। अरे बाप रे, इसका मतलब हम इंसान एक बहुत ही खास टाइम में जी रहे हैं। एक ऐसा टाइम जब चांद आसमान में बिल्कुल सही साइज का दिखता है कि वो सूरज को पूरा ढक सके। ये तो कमाल का कॉस्मिक कोइंसिडेंस है ना? ये सोचने वाली बात है।
हम एक बहुत ही स्पेशल जियोलॉजिकल और एस्ट्रोनॉमिकल युग में है जहां ये अद्भुत नज़ारा संभव है। क्या ग्रहण से जुड़े कुछ और मजेदार फैक्ट्स हैं जो हम बता सकते हैं? हाँ, जैसे कि 21वीं सदी का सबसे लंबा टोटल सोलर इक्लिप्स 22 जुलाई 2009 को हुआ था। उसकी मैक्सिमम ड्यूरेशन 6 मिनट 39 सेकंड थी। करीब 6.5 मिनट, काफी लंबा। हाँ, काफी लंबा। और क्या भारत में आने वाले समय में कोई बड़ा ग्रहण दिखेगा? हाँ, भारत से दिखने वाला एक महत्वपूर्ण और काफी लंबा टोटल सोलर इक्लिप्स 2 अगस्त 2027 को होने वाला है। 2027 में? हाँ, अनुमान है कि उसकी टोटलिटी की मैक्सिमम ड्यूरेशन करीब 6 मिनट 23 सेकंड तक होगी, तो वो भी काफी यादगार होने वाला है। अच्छा, ये नोट कर लिया जाए। तो आज की इस पूरी बातचीत से ये तो साफ है कि सूर्य ग्रहण सिर्फ सूरज, चांद और पृथ्वी का एक लाइन में आना भर नहीं है। ये तो अपने आप में एक चलती फिरती साइंस लैब है। बिल्कुल। अलग अलग कल्चर्स के लिए गहरा सिंबल है, प्रकृति का एक हैरान कर देने वाला शो है, और यहाँ तक कि हमारे यूनिवर्स के बहुत दूर के भविष्य की तरफ इशारा करने वाला एक टाइम मार्कर भी है। ये वाकई उन कुछ पलों के अलाइनमेंट से कहीं ज्यादा गहरा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये सोचना कि चांद के दूर जाने से भविष्य में टोटल सोलर इक्लिप्स खत्म हो जाएंगे, ये हमें यूनिवर्स में अपनी जगह और इन शानदार आसमानी घटनाओं की क्षणभंगुरता, मतलब इनके टेम्पररी होने के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। क्षणभंगुर। हाँ, ये कल्पना करना भी कितना दिलचस्प है कि आज से करोड़ों साल बाद की जो सभ्यताएं होंगी, जिन्होंने कभी टोटल इक्लिप्स नहीं देखा होगा, कभी सूरज का कोरोना नहीं देखा होगा, वो सूरज और चांद के इस रिश्ते को कैसे समझेंगी? उनकी माइथोलॉजी, उनकी साइंस कैसी होगी? ये एक सवाल है जो शायद हमेशा रहेगा। वाकई एक बहुत गहरा विचार है ये। चलिए, इसी विचार के साथ आज की इस डिटेल चर्चा को यहीं रोकते हैं। उम्मीद है सूर्य ग्रहण के बारे में ये सारी जानकारी सुनने वालों के लिए फायदेमंद और दिलचस्प रही होगी।